हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 को समझेंगे। अब देखिए, सबसे पहले जो सेक्शन 9 है वो हमें क्या बोलता है। सेक्शन 9 हमें ये बोलता है कि अगर लिमिटेशन का पीरियड एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर उसको कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी या इनएबिलिटी रोक नहीं पाएगी। आप अपना बेयर एक्ट खोल लीजिए, हम एक बार बेयर एक्ट में से रीड करते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर क्या बोला गया। बेरेक बोलता है कि कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम वेयर वंस टाइम इज बिगिन टू रन, कि जब एक बारी टाइम रन करना स्टार्ट कर देगा, एक बारी वो शुरू हो गया, मतलब कॉज ऑफ एक्शन जब हुआ उसके बाद जब एक बारी टाइम चलना स्टार्ट हो गया, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी, की कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी या इनएबिलिटी होती है। अब देखिए, तीन वर्ड यूज किए गए। सब्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट मतलब कि बाद में। अगर मान लीजिए अगर कोई इनिशियल डिसेबिलिटी या इनएबिलिटी होती, जैसे सेक्शन 6 के अंदर दी गई है इनिशियल डिसेबिलिटी, कि जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस वक्त कोई डिसेबिलिटी थी, तो वो नहीं। उसके बाद मतलब मान लीजिए कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और टाइम रन करना स्टार्ट कर दिया और अब जाके कोई डिसेबिलिटी होती है, तो वो डिसेबिलिटी के लिए मना कर रहा है यहाँ पे, सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी। और अगर मान लीजिए जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ उस वक्त कोई डिसेबिलिटी थी, तो वो इनिशियल डिसेबिलिटी कराएगी। वो तो सेक्शन 6 में दे रखी है कि उसके अंदर टाइम स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए अब वो इनिशियल डिसेबिलिटी खत्म हुई, आपके पास टाइम था, उसके बाद फिर कोई सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी आई, तो वो जो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी आएगी वो टाइम को रोक नहीं पाएगी। ऐसी अगर कोई इनएबिलिटी आती है तो वो भी टाइम को रोक नहीं पाएगी। अब डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी में क्या फर्क होता है। डिसेबिलिटी जैसे सेक्शन 6 में भी बता रखा है कि कोई पर्सन माइनर है, कोई पर्सन इडियट है, कोई पर्सन ल्यूनेटिक है, तो इस तरीके से डिसेबिलिटी होती है। डिसेबिलिटी का मतलब एक तरीके से जो आपके पास लीगल क्वालिफिकेशन है सूट को करने की, वो नहीं है। और वहीं इनएबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास फिजिकली या आप फिजिकली उसको सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर पा रहे, आप किसी तरीके से बीमार हो, आपके पास पैसे नहीं है, तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, इनएबिलिटी। कोई भी सब्सिक्वेंट इनएबिलिटी या डिसेबिलिटी जो है सूट को इंस्टीट्यूट करने से जो उसका टाइम है वो रोकेगी नहीं। टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन स्टॉप्स इट, कि कोई भी तरीके से किसी भी सूट या फिर एप्लीकेशन को रोका नहीं जाएगा। तो दो चीजें हैं, सूट या फिर एप्लीकेशन। फिर यहाँ पे प्रोविजियो देता है। प्रोविजियो के अंदर सिर्फ एक एक्सेप्शन बताई गई है, लेकिन सेक्शन 12, 13, 14, 15, 16 भी एक तरीके से इसकी एक्सेप्शन ही है। प्रोवाइडेड दैट where the letter of administration to estate of a creditor have been granted to his debtor, कि जहां पे लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया गया किसको, टू द एस्टेट ऑफ अ क्रेडिटर हैव बीन ग्रांटेड टू हिज डेटर, कि डेटर को लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया गया। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसने दूसरे व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी दी और बदले में उससे उसने पैसे लेने हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा व्यक्ति का जिससे उसने पैसे लेने हैं वो क्या बन जाएगा, उसका डेटर बन जाएगा पहले वाले का, क्योंकि उसने उसको पैसे देने हैं। लेकिन क्या होता है कि ए को वो पैसे अभी नहीं देता, उससे पहले ही ए की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे जो उसकी प्रॉपर्टी है वो किसके पास जानी चाहिए, जो ए के लीगल हेयर्स हैं उनके पास जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो कोर्ट है वो क्या करता है, उस प्रॉपर्टी की देख रेख के लिए एक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे देता है इस बी व्यक्ति को, कि इस प्रॉपर्टी को आप संभाल के रखिए। तो ये जो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ये टाइम को रोक देगा। ये मतलब पहले तो टाइम एक बार स्टार्ट हो गया था, लेकिन अब ये टाइम को रोक देगा कि उसके ऊपर सूट इंस्टीट्यूट होने से। ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट टू रिकवर द डेब्ट शैल बी सब्सटेंडेड व्हाइल द एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूज, की जो उस पे से डेब्ट रिकवर करना है उसको, उसके लिए वो टाइम रुक जाएगा। अब यहाँ पे इसी के अंदर एक केस दिया गया है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सुरजीत कौर। इसके अंदर ये बताया गया था कि अगर फादर के लिए एक बार टाइम स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो उसके सन्स हैं उसके लिए भी टाइम जो वो स्टार्ट हो गया था वो अप्लाई होगा। मान लीजिए कि जब वो फादर के लिए टाइम अप्लाई हो गया था और उस दौरान फादर की डेथ हो गई, तो अब मान लीजिए अब उसके अंदर सूट कौन इंस्टीट्यूट करेगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव मान लीजिए उसका सन था, तो सन इस वक्त माइनर था, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से डिसेबल हो गया। अब जब तक वो मेजर नहीं होगा तब तक उसके पास उसकी डिसेबिलिटी हटेगी नहीं, तो उसके लिए टाइम अभी स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई। अब हमने देखा कि डिसेबिलिटी क्या होती है, इनएबिलिटी क्या होती है, और सेक्शन जो 9 है उसके अंदर इतना ही बताया गया कि डिसेबिलिटी, इनएबिलिटी और सब्सिक्वेंट होना चाहिए, वो यही बातें बताई गई है। अब हम आते हैं सेक्शन 10 के ऊपर।
सेक्शन 10 को अगर हम रीड करें तो सेक्शन 10 बोलता है सूट अगेंस्ट ट्रस्टी एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। ये सूट किसके अगेंस्ट हो रहा है? ट्रस्टी और उनके रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट। यहाँ पे कोई और व्यक्ति इंक्लूड नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप डायरेक्टर को इंक्लूड करना चाहते हैं कंपनी के, वो नहीं आएगा यहाँ पे। आप किसी भी तरीके से एजेंट को इंक्लूड करना चाहते हैं, पार्टनर को इंक्लूड करना चाहते हैं, एग्जीक्यूटर को इंक्लूड करना चाहते हैं, या बेनामीदार होता है उसको इंक्लूड करना चाहते हैं, तो वो उनके ऊपर सेक्शन 10 एप्लीकेबल नहीं होगा। Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this act, कुछ भी जो अभी पीछे वाले सेक्शंस के अंदर दिया गया था वो कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। No suit against a person in whom property has become vested in trust for any specific purpose। अब क्या बोल रहा है? सबसे पहले बोलता है कि अगर जो कोई भी सूट है to whom property has become vested, कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर्टी वेस्ट हुई है, वेस्टेड का मतलब कि उसकी ऑनरशिप चली गई है। ऑनरशिप जाना जरूरी है, सिर्फ कंट्रोल जाना नहीं, ऑनरशिप भी जानी चाहिए। वेस्टेड इन ट्रस्ट, किसी ट्रस्ट के अंदर फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब देखिए जो ट्रस्ट है ये एक्सप्रेसली उसके अंदर बताया होना चाहिए कि ये पर्पस है ट्रस्ट का, जो उसका पर्पस है वो भी स्पेसिफिक होना चाहिए, और जो ट्रस्ट है वो भी एक्सप्रेसली बताई गई होनी चाहिए कि ये ट्रस्ट बनाई गई है, और उसका पर्पस भी बताया हुआ होना चाहिए जहां पे जब वो ट्रस्ट बनाई जाएगी। तो ये दोनों चीजें होना जरूरी है। उसके बाद वो वेस्टेड बोल रहे थे, वेस्टेड मतलब कि वो ट्रस्टी को वेस्टेड हो रही है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हो रही है, या फिर मान लीजिए असाइनी को हो रही है, लेकिन वो जो असाइनी को होगी वो विदाउट वैल्यूएबल कंसिडरेशन होगी। अगर किसी को असाइन होगी तो, अगर वो वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए होगी तो फिर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई पर्सन उस प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन ले लेता है तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा ये। अब यहाँ पे हमने देखा कि किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, कि अब इनके ऊपर जो होता है ना सूट, जो कौन और अगेंस्ट हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और असाइन नॉट बीइंग असाइंस फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग इन हिज और देयर हैंड सच प्रॉपर्टी और द प्रोसीड देयरऑफ और फॉर द अकाउंट ऑफ सच प्रॉपर्टी और प्रोसीड शैल बी पेड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम। तो वो उनके ऊपर कोई भी लेंथ ऑफ टाइम एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब कि अगर जो इसके अंदर जो बेनिफिशियरी होते हैं उस प्रॉपर्टी के, वो ट्रस्टी के ऊपर या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर या फिर असाइनी के ऊपर कभी भी सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, उनके ऊपर ऐसा एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लें हम कि हमने एक ट्रस्ट बनाई किसी भी पर्पस के लिए। अब उसके अंदर ट्रस्ट के अंदर पैसा आया जो किस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए था? बेनिफिशियरी के पर्पस के लिए यूज होना चाहिए था। लेकिन ट्रस्टी ने क्या किया कि वो पैसा ना उसने अपने पास रख लिया, मतलब अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया या फिर अपने पर्पस के लिए यूज किया। तो यहाँ पे जो बेनिफिशियरी होंगे वो कभी भी उस ट्रस्टी के ऊपर सूट डाल सकते हैं उस पैसे को वापस लेने के लिए, कि भाई आपने इस पैसे का गलत यूज किया है, ये पर्पस ही नहीं था जिस पर्पस के लिए आपने यूज किया। जो पर्पस है कि हमारे बेनिफिट के लिए आपको ये पैसा यूज करना है तो उस पर्पस के लिए यूज कीजिए, आपने इसको गलत पर्पस के लिए यूज किया। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी टाइम लिमिट नहीं दी गई है सेक्शन 10 के अंदर। मतलब अगर आपको ट्रस्ट के ऊपर कोई भी सूट करना है, मतलब ट्रस्टी के ऊपर या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर या फिर उसके असाइनी के ऊपर, तो उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देता है For the purpose of this section, any property comprised in a Hindu, Muslim or Buddhist religious or charitable endowment shall be deemed to be the property vested in trust। तो ये सारी भी जो प्रॉपर्टी क्या कहलाएंगी? deemed to be vested in trust कहलाएंगी for specific purpose and the manager of the property shall be deemed to be the trustee thereof। और जो इन प्रॉपर्टी का मैनेजर होगा वो क्या कहलाएगा? ट्रस्टी कहलाएगा। तो इस तरीके की अगर कोई ट्रस्ट बनेगी तो वो उसके अंदर भी सेक्शन 10 एप्लीकेबल होगा। मतलब कि आप कभी भी उसके अंदर किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो उसका ट्रस्टी है या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या फिर उसका असाइनी है उसके ऊपर सूट कर सकते हैं। तो यही हमें बेसिकली सेक्शन 10 के अंदर बताया गया है। सेक्शन 10 के अंदर हाँ ये चीज भी है कि अगर मान लीजिए कि कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट जो है वो रिवोक नहीं होनी चाहिए। जिस वक्त आप सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हो उस वक्त वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अगर वो रिवोक हो जाएगी तो फिर उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब देखिए जो असाइन किया गया वो किस चीज के लिए किया गया? विदाउट वैल्यूएबल कंसिडरेशन किया गया। अब वैल्यूएबल कंसिडरेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो एडुकेट कंसिडरेशन भी हो। एडुकेट कंसिडरेशन का मतलब कि जितना अमाउंट मिलना चाहिए उतना मिलना चाहिए। कुछ भी अमाउंट मिल रहा है उसको हम वैल्यूएबल कंसिडरेशन मान लेंगे कि कुछ ना कुछ अमाउंट मिला है। अब जरूरी नहीं है कि वो अमाउंट इतना ही होना चाहिए या कितना होना चाहिए असाइन करने के लिए। तो अगर कुछ भी अमाउंट मिला है तो हम उसको वैल्यूएबल कंसिडरेशन बोल देंगे। वो एडुकेट होना जरूरी नहीं है, अगर कुछ भी वैल्यू मिली है तो वो वैल्यूएबल कंसिडरेशन हो जाएगा। तो यही हमें सेक्शन 10 के अंदर बताया गया है।